नमस्कार, मैं रुमान हाशमी न्यूज़ अनमास में आपका स्वागत है। आज बात राष्ट्र मोर्चे की। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर पर गैर कांग्रेसी नेताओं की बैठक का मकसद क्या था? एनसीपी नेता शरद पवार के घर पर विपक्ष की बैठक हुई। बैठक प्रशांत किशोर से शरद पवार की मुलाकात के बाद हुई। बैठक में 8 विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। 2018 में गठित राष्ट्रमंच के बैनर तले ये बैठक हुई। शरद पवार के घर पर कुछ नेताओं की बैठक बुलाए जाने के बाद से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। इस बैठक से पहले 2 बार प्रशांत किशोर ने पवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद से ही ये कयास लगाया जाने लगा कि गैर कांग्रेसी मोर्चे की कवायद शुरू हो गई है, यानी फिर से तीसरे मोर्चे के गठन की कोशिश शुरू हो गई। लेकिन प्रशांत किशोर ने यह कहकर बीजेपी के खिलाफ तीसरे या चौथे मोर्चे के गठन और बीजेपी को 2024 में हराना संभव नहीं है, उन लोगों के दिलों में भी मायूसी पैदा कर दी जो ये चाहते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़े और वो सत्ता से बाहर हो जाए। ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजिम हो जाता है कि फिर राष्ट्रमंच के बैठक का मकसद क्या है। लेकिन फिर भी एक लंबे अंतराल के बाद भारतीय राजनीति में सबसे तेज़ और सबसे अनुभवी नेताओं में से एक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के सक्रियता को यूं ही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, भले ही बैठक में शामिल नेता इसे गैर राजनीतिक बैठक करार दे रहे हों। दिग्गज नेता पवार पिछले लगभग 2 दशकों से कांग्रेस के करीबी सहयोगी रहे हैं, लेकिन नई दिल्ली में उनके आवास पर हुई बैठक में कांग्रेस का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। गौरतलब है कि राष्ट्रमंच मूल रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और पूर्व राजनयिक केसीसी के दिमाग की उपज थी। शुरुआती तौर पर मंच का मकसद लेखकों, कलाकारों, ट्रेड यूनियन नेताओं और पत्रकारों जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को एक साथ एक मंच पर लाना था, ताकि समाज में अलग अलग तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के विचारों को एक साथ साझा किया जा सके। जैसा कि बताया जा चुका है कि राष्ट्रीय मंच का गठन जनवरी 2018 में किया गया था। लॉन्च इवेंट में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी ने किया था। इस कार्यक्रम में त्रिवेदी, वर्मा, एनसीपी सांसद माजिद मेमन, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता, रालोद नेता जयंत चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सोमपाल हरमोहन जैसे नेता शत्रुघ्न सिन्हा ये भी मौजूद थे। यशवंत सिन्हा ने उस समय कहा था कि राष्ट्रमंच एक गैर राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का एक समूह है जो किसी दल के विरोध नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों को उजागर करने का इसका मकसद रहेगा। सवाल ये है कि अब राष्ट्रीय मंच ने क्या किया है। ये समूह भाजपा विरोधी रैली करने की कोशिश करता रहा है। इसके सदस्य दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री कमल मुरारका के दिल्ली स्थित आवास पर मिलते थे। मंच के विचार विमर्श में प्रोफेसर अरुण कुमार जैसी कई गैर राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुआ करती थी। जनवरी 2020 में यशवंत सिन्हा ने CAA और प्रस्तावित NRC के विरोध में राष्ट्रमंच के बैनर तले गांधी शांति यात्रा की। मार्च 2021 में सिन्हा, जिन्होंने भाजपा छोड़ दिया था, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ऐन पहले तृणमूल में शामिल हो गए। चुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने संघीय मोर्चे का आह्वान किया। इसी तरह का विचार पहले TRS प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रखा था। KCR के नाम से मशहूर राव, जो 2018 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात भी की थी, लेकिन बातचीत ज़्यादा आगे नहीं चल पाई। इस तरह और पार्टियों ने 2019 का लोकसभा का चुनाव अपने अपने दम पर लड़ा था। भाजपा की 2019 के जीत ने विपक्ष को चौंका दिया था। कई अभी भी अचंभे में हैं। जैसे तीसरे इस तरह से तीसरे मोर्चे के जो समर्थक थे वो चुप हो गए। यही नहीं, उनकी पार्टी ने कभी कभी संसद में महत्वपूर्ण कानून पर भाजपा का समर्थन भी किया। तीसरे मोर्चे के मूल समर्थक वामपंथी दल देश में और ख़ासकर बंगाल में
अपने वजूद को बचाने में लगे हैं और तीसरे मोर्चे को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। तो फिर मंगलवार की बैठक का क्या महत्व है? इस बैठक में उत्साह और जोश ज़्यादातर शरद पवार के आने के कारण रहा है, जिनकी एनसीपी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए का हिस्सा थी और जो अब महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के साथ सरकार में है। मंगलवार शाम को मंच की बैठक के बाद एनसीपी नेता माजिद मेमन ने इस बात से इनकार किया कि पवार ने बैठक बुलाई थी, भले ही उन्होंने इसकी मेज़बानी की हो। मेमन ने यह भी दावा किया कि बैठक खास तौर से कांग्रेस को छोड़कर भाजपा विरोधी ताकतों को एकजुट करने का एक प्रयास था। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार किया। मतलब पहले उन्होंने कहा था कि गैर कांग्रेस गैर भाजपा मंच का ये बैठक है, लेकिन कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह बैठक गैर बीजेपी और कांग्रेस को एकजुट करने का प्रयास हो सकता है और कांग्रेस और भाजपा दोनों को एक संकेत भेज सकता है। राष्ट्र मंच ने अब तक खुद को कभी कभार होने वाली बैठकों तक ही सीमित रखा है। कई दिग्गज नेताओं ने लंबे समय में शिकायत की है कि कांग्रेस भाजपा से मुकाबला करने के लिए किसी भी ठोस प्रयास के लिए ज़रूरी कदम उठाने में अब तक नाकामयाब रही है, असफल रही है। गैर कांग्रेसी दलों को भी भाजपा का विशेष विरोध कर रहे हैं। उन्हें कांग्रेस द्वारा पहल करने की प्रतीक्षा किए बिना ही आपस में हाथ मिलाना चाहिए। उनका मानना है कि कांग्रेस चाहे तो इस समूह में शामिल हो सकती है। हालांकि यह नेतृत्व के सवाल को जन्म देता है। वाम दलों का मानना है कि एक गैर भाजपा मोर्चा कांग्रेस के बिना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय नेशनल पार्टी है। भले ही यूपी और बिहार जैसे बड़े राज्यों में ये पार्टी अपना राजनीतिक वजूद एक तरह से खो चुकी है, लेकिन फिर भी वोट प्रतिशत अगर देखा जाए तो अभी भी उसके वोट प्रतिशत वहाँ थोड़े बरकरार हैं। जैसे 2019 के चुनाव में यूपी में कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत था वो 6.37 था, काफ़ी कुछ घट गया है। वहीं बिहार में कांग्रेस का 9% से थोड़ा वोट प्रतिशत ज़्यादा है। ऐसे में गठबंधन इनके लिए राजनीति में यूपी बिहार जैसे राज्य में भी गठबंधन में कांग्रेस की भागीदारी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि 5-6% से भी बड़ा उलटफेर हो जाता है। कुछ विपक्षी नेताओं की उपस्थिति में राष्ट्रमंच की बैठक की मेज़बानी करने का पवार का निर्णय शायद राजनीतिक मूड को भांपने का और मापने का एक कोशिश रहा है। पवार की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। यह इसलिए बैठक पर सभी राजनीतिक जो पंडित हैं और मीडिया है उनकी नज़र टिकी हुई है। बाकी पवार जो हैं वो विपक्ष में सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट लीडर हैं। उनका जो विशाल प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है, उनको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक विश्वसनीय चुनौती के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। यही नहीं, इसी के चलते अगले लोकसभा चुनाव के समय तक वो हालांकि 83 साल के हो जाएंगे, उम्र उनकी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन बीजेपी भी तमिलनाडु में मेट्रो मैन जो रहे हैं 80+, उनको सीएम के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर चुकी है उनका चेहरा। हालांकि वो चुनाव हार गए, बीजेपी केरला में बुरी तरह से चुनाव हारी, एक एमएलए थे वो भी हार गए इस चुनाव में, जमानत जब्त हो गया। कुछ विपक्षी नेताओं का भी मानना है कि चुनाव के बाद नेतृत्व के विवादास्पद और पेचीदा सवाल को छोड़कर वो भाजपा विरोधी दलों को एक साथ लाने के लिए पवार सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली नेता हैं, इसलिए वे अपोजिशन को लीड करने की भूमिका निभा सकते हैं। वहीं पार्टियों के बीच सीट बंटवारे और सीट समायोजन का जो मुद्दा है वो भी बड़ा पेचीदा है, लेकिन ज़्यादातर नेताओं का मानना है कि पहला कदम पार्टियों को एक मंच पर लाने का है। परेशानी किशोर के भूमिका को लेकर के भी है। प्रशांत किशोर की जो पूछ है वो ममता बनर्जी के जीत के बाद और तमिलनाडु में जो जीत हुई है स्टालिन की डीएमके की, उसके बाद वो काफ़ी बढ़ गया है। चुनाव अभियान में उन्होंने कामयाबी हासिल की। पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी प्रशांत किशोर करीबी हैं। उन्हें डीएमके और वाईएसआर जो हैं
उनको भी उन्होंने जीत दिलाई, उनके लिए भी कैंपेनिंग किया। और साथ ही जगनमोहन रेड्डी, उनके साथ भी उनकी बातचीत की लाइनें खुली रहती हैं। बावजूद इसके किशोर के राजनीतिक कद की बहुत ज़्यादा जो है बड़ा नहीं है। आखिरकार वो एक बैकरूम ऑपरेटर हैं। लेकिन अगर पवार प्रशांत किशोर के दरमियान आपसी राजनीतिक तालमेल बैठ जाता है, ट्रस्ट डिफिसिट का खात्मा होता है, तो फिर राष्ट्रमंच एक गंभीर चुनौती सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बन सकता है। किशोर पहले 2 हफ्तों में पवार से 2 बार मिल चुके हैं। ये स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है कि उन दोनों के दरमियान बातचीत क्या रही। हालांकि राष्ट्रमंच की बैठक की मेज़बानी करने का पवार का फैसला उस दिन आया जब किशोर उनसे दूसरी बार मिले थे। सार्वजनिक रूप से किशोर ने पिछले मंगलवार की बैठक और तीसरे मोर्चे बनाने की संभावित कोशिशों से खुद को दूर कर लिया था। वो एक समय राहुल गांधी के करीबी रहे थे। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अभियान का प्रबंधन उन्होंने किया था। एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस तरह के मोर्चे के निर्माण से कांग्रेस को क्या हासिल होने वाला है। देखा जाए तो कांग्रेस के पास हासिल करने के लिए कुछ नहीं है। एक समझ ऐसी बनी है कि कांग्रेस का मौजूदा लीडरशिप विपक्ष का नेतृत्व करने की सलाहियत से खाली है। वो अपोजिशन को लीड नहीं कर सकता है। ऐसे में तीसरा मोर्चा बनाने का विकल्प तलाशने की कोशिश कांग्रेस के लिए कोई शुभ संकेत जो है वो नहीं है। कई पार्टियों को कांग्रेस के साथ चलना जो है वो उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है, जैसे कि ममता बनर्जी हैं या और जो दूसरे पार्टी हैं आंध्र प्रदेश वगैरह में। लेकिन राज्य स्तर पे कांग्रेस के सभी जो है प्रतिद्वंदी इस तरह से अगर देखा जाए तो कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि तीसरे मोर्चे का प्रयोग विफल होने के लिए मजबूर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर उसका हिस्सा नहीं होती है तो तीसरा मोर्चा कामयाब नहीं होगा उसके बिना। उसका मानना है कि व्यापक विपक्षी एकता संभव है, लेकिन केवल कांग्रेस के ही नेतृत्व में। हालांकि राज्य स्तरीय समीकरण क्या है, इसलिए यह कहना ज़रा मुश्किल है कि लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा कैसे किया जाएगा। क्या ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को कहना चाहिए कि नवीन पटनायक और उद्धव ठाकरे भी तीसरे मोर्चे से हाथ मिला लें? ऐसे में कांग्रेस के लिए यकीनन बुरी खबर होगी। ऐसे में एक उलझा हुआ विपक्षी समीकरण और विपक्षी दलों के दबाव में पहले भी तीसरे मोर्चे का गठन जो है वो रुकावट रहा है। भाजपा विरोधी गठबंधन उभरने का नहीं जो एक कारण रहा है वो विपक्षी दलों की एकता की कमी रही है। और आगे चल के देखना होगा कि तीसरे गठन जो है वो क्या शक्ल लेता है, कांग्रेस की क्या भागीदारी रहती है, नहीं रहती है। आज तक में बस इतना ही। अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आता है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।